हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आया था, जिसमें मेरा स्कोर था 546.51। फाइनल जो था कट ऑफ वो था 546.54। तो मैं रफली आप मानिए कि 0.03 मार्क्स से फाइनल जो लिस्ट है उसमें रह गया। और जो आपका एक्साइज़ का था कट ऑफ वो था 547 पॉइंट कुछ, तो उसमें मैं 1.3 मार्क्स से पीछे था। तो उसके बावजूद बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि आप आपकी स्ट्रैटेजी शेयर करिए कि किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्या बुक लिस्ट थी आपकी, क्या डेली रूटीन था। तो आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग अ वीडियो। तो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं कंप्लीट मेरी बुक लिस्ट बताऊँगा, क्या मेरा डेली रूटीन होता था और क्या टाइम टेबल मैंने फॉलो करा। तो सबसे पहले हम जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है उसको पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है टीयर 1 का। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2 मार्क ईच। टोटल जो पेपर होता है आपका वो होता है 200 नंबर का, ठीक है, जिसमें से आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके वगैरह के 25 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट के 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन का 2 मार्क होता है। तो टोटल जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। इसके बाद जो आपका मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है आपका 400 नंबर का, इसलिए इसको मेंस का पेपर कहा जाता है क्योंकि ये 400 मार्क्स का होता है। इसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क ईच, और ये होता है आपका 200 मार्क्स का। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और जो आपका सेकेंड पेपर होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाता है। टोटल मार्क्स होते हैं 200। अब इसके अलावा अगर आप जेएसओ या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर 3 देना होता है स्टैट्स का। अदरवाइज़ अगर आप AA की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 4 देना होता है। लेकिन बाकी जो सारी पोस्टें होती हैं उसके लिए सिर्फ आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना होता है, ठीक है। जो AA और जेएसओ वाले जो पेपर होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये वाले पेपर भी आपके 200 मार्क्स के होते हैं। ये हुआ आपका टीयर 2 यानी मेंस का पेपर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका टीयर 3। टीयर 3 जो होता है वो आपका पेन एंड पेपर मोड का होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो उसमें क्या होता है, आपसे राइटिंग ऑफ ऐसे पूछा जा सकता है, प्रेसी पूछा जा सकता है, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं 50-50 नंबर की, ठीक है। और टोटल जो होता है आपका पेपर वो होता है 100 मार्क्स का। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं टीयर 3 में 33। मतलब आपके कम से कम 33 मार्क्स तो टीयर 3 में होने ही चाहिए, तब जाके आप टीयर 3 को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 33 मार्क लाने से कुछ नहीं होता है। टीयर 3 में आपका स्कोर रफली 60 से 65 के बीच में होना चाहिए, वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अब टीयर 3 कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो होता है टीयर 4, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, मतलब जिसमें CPT होता है, आपका DST होता है, मतलब वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की तीन आपको स्लाइड बनानी पड़ती हैं। एक तो वर्ड मतलब जो टाइपिंग वाली होती है, एक होती है आपकी पावर पॉइंट की और एक होती है आपकी एक्सेल की, ठीक है। इसके लिए आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाता है। और इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरवाया जाता है, उसके हिसाब से ही आपको पोस्ट दी जाती है। नेक्स्ट जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, CGL वाले, CHSL वाले, वो सारे पेपर्स आपको करने रहेंगे। उससे आपको क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन होते हैं। तो उस तरीके से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, जैसे जो एसएससी सीजीएल 2018 के प्री और मेंस के पेपर हैं, 2019 के टीयर 1 और टीयर 2 के पेपर हैं, CPO के 2019 और 20 के पेपर हैं, क्योंकि TCS के आने के बाद जो पैटर्न हुआ है आपका उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। और SSC CHSL के 2018 और 19 के जो पेपर हैं उन सब की आपको थरो स्टडी करनी रहेगी। उसके बाद आपको एक जो मतलब एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि SSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक बार आपने पूरे पेपर्स की अच्छे से स्टडी कर ली, आपकी थोड़ी तैयारी हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मिनिमम सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट देंगे। उससे क्या होगा, और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सिर्फ स्कोर नहीं देखना है, उसका आपको एनालिसिस भी करना है, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपको क्या पता चलेगा
कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं क्या। अब हाँ, जैसे मॉक टेस्ट देने के बाद इस टाइप की एक आपको शीट बनानी रहेगी जिसमें आपका क्वांट का स्कोर, इंग्लिश का स्कोर, रीजनिंग स्कोर और जीके का स्कोर होगा। टोटल आपका स्कोर होगा कितना आपने टाइम लिया, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो आपके 60 मिनट में भी कंप्लीट नहीं होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो 50 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल टाइम टेकन भी आपको यहाँ पे लिखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है आपके वीक टॉपिक्स जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। अब जो एक बार आपने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दे लिए, उसके बाद आपको जो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि ग्रेडअप पे आपको प्रीवियस ईयर के पूरे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप ग्रेडअप का जो ग्रीन कार्ड होता है वो ले लें। ग्रेडअप के अगर एक बार आप ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं। सुपर मॉक्स के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप एक बार ये तीनों कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप अड्डा पे जाएं, अदरवाइज़ ये 3 आपके लिए सफिशिएंट है। ये चार्ट आपने बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आप 2 मॉक टेस्ट देंगे ये आपको एटलीस्ट 15 दिन तक तो ये वाली चीज़ चालू करनी रहेगी। उससे क्या होगा, जो आपके वीक टॉपिक्स रहेंगे उसका आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दिस विल हैव मैनी एडवांटेजेस। जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उससे आप फेमिलियर होंगे और आपको पता चलेगा कि क्या टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और क्या टॉपिक्स आपके वीक हैं। अब सिर्फ आपको एक चीज़ करनी रहेगी, नाउ यू नीड टू स्ट्रेंथन योर वीक टॉपिक्स। अब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पे आप वीक हैं। तो अब जो आपके वीक टॉपिक्स रहेंगे उनकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को ही गलत मानता हूँ। कभी भी जो आपकी पढ़ाई है वो आपकी आर्ली बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए गोल ओरिएंटेड। मतलब जैसे कि इसमें अगर आप देखते हैं कि सपोज़ करिए आपको 1000 क्वेश्चन करने हैं क्वांट के 5 दिनों में। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 2 घंटे रोज़ पढ़ें या फिर आप 200 क्वेश्चन रोज़ करें। अब मैं जो तरीका फॉलो करता था वो ये था कि आप एटलीस्ट 200 क्वेश्चन डेली करें, क्योंकि अगर आप 2 घंटे डेली करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 200 क्वेश्चन क्वांट के कर पाएंगे, जो कि 2 घंटे में करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को ऐसे करिए कि आप अपने टारगेट फिक्स करिए कि मुझे इतने क्वेश्चन तो रोज़ करने ही हैं। अब चाहे वो 3 घंटे में हो, चाहे वो 1.5 घंटे में हो। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो आपका गोल रहेगा वहाँ तक आप जल्दी पहुँच पाएंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, जो आपको सेट डेली टारगेट्स आपको बनाना है कि ये चीज़ें हैं जो मुझे एक दिन में अचीव करनी है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एसएससी सीजीएल 2019 के, टियर 1 टियर 2 के, 2018 के, 19 के, सीपीओ के, सीएचएसएल के सारे पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग। ये जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है ये आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत टफ होंगे और आपका जो रियल वाला एग्ज़ाम होता है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग। तो उन क्वेश्चन को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। जो ईजी क्वेश्चन होंगे उनको आप पहले करेंगे और जो मॉडरेट या टफ क्वेश्चन होंगे उनको आप लास्ट के लिए छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे पहले आप मानिए कि आपके 100 क्वेश्चन आए पेपर में, 100 क्वेश्चन में से आपके 80 क्वेश्चन थे ईजी, वो आपने कर लिए। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपके 160 नंबर तो पक्के हो गए। अब जो आपके 20 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से जो 10 क्वेश्चन आपने स्किप करे हैं वो आपको पता है कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो आप कर लेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो आपके 10 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं, 90 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं, 180 अगर आप स्कोर कर लेते हैं प्रीलिम्स में, तो वो एक मैं सेफ़ स्कोर मानूंगा कि उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्निंग द यूज़ ऑफ ऑप्शंस। जो ऑप्शंस का यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। इस चैनल पर एक पूरी एसएससी सीएचएसएल के जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शन से कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप कोशिश करें कि उस सीरीज़ को फॉलो करें, वो आपके क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो एसएससी सीपीओ का जो हुआ था पेपर, उसमें भी हमने पूरे जो रीजनिंग थी, रीजनिंग के पूरे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो करवा रखे हैं और उसमें भी ऑप्शंस का यूज़ करके कैसे आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने बता रखा है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे भी फोकस नहीं रखना है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके मॉक टेस्ट में बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस होंगे, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना है। जो आपका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, आपको सिर्फ उस हिसाब से पढ़ाई करना है। अब एसएससी में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो होता है रॉन्ग क्वेश्चंस। मतलब एसएससी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि वो रॉन्ग होते हैं और कुछ एस्पिरेंट्स सिर्फ
उन क्वेश्चंस पे फंस जाते हैं और बाकी जो पूरा पेपर होता है उनका वो बिगड़ जाता है। अगर आपने एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसको सॉल्व करनी है, और आपका अगर आंसर जो है वो ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो एक बार और सॉल्व कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो उस क्वेश्चन को स्किप करें और आगे बढ़ें। ये जो रॉन्ग क्वेश्चन वाला है ये लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो बेसिक्स पे होना चाहिए, बल्कि ट्रिक्स पे नहीं। क्योंकि जो बेसिक्स होंगे, अभी TCS के आने के बाद क्या हुआ है, आपके वो बेसिक्स चेक करते हैं, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन बेसिक्स रादर देन ट्रिक्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक बहुत ही ज़रूरी रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, जो 1 घंटे आपकी सिटिंग होगी और जो आपका एग्ज़ाम में माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, वो आपका सिर्फ मॉक टेस्ट से आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अब ये तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो करें। रिवीजन इज़ द की। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मान लीजिए हफ्ते के 6 दिन आपने बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करी, लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं करा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप हफ्ते के 6 दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो 7th डे जो संडे होता है उसको आप रिवीजन का दिन रखें और उसमें अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिक्स टाइम फॉर यूट्यूब। अब आपको क्या करना है कि यूट्यूब के लिए आपको टाइम फिक्स करना है कि मैं इतने घंटे मुझे यही चीज़ें पढ़ना है, मैं यही चीज़ें पढ़ूंगा यूट्यूब से। उसमें आप सबसे बेस्ट क्या करें, जो भी आपका कंटेंट है उसको आप कर लें ऑफलाइन। तो ऑफलाइन कंटेंट करने से क्या होगा, जो भी ऑनलाइन जो सजेशंस आते हैं यहाँ वहाँ के फालतू, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऑफलाइन कंटेंट से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब जो TCS के आने के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो है कैलकुलेशंस। TCS आपके कैलकुलेशंस पे काफ़ी ध्यान देता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं क्वांट के वो काफ़ी हद तक कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आपके कैलकुलेशंस हैं उनको आप अच्छे से इम्प्रूव कर लें। और कैलकुलेशंस को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी 2 से 3 वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टे मोटिवेटेड। अब जैसे कि आप देखेंगे कि मेरा स्कोर था 546.51, लेकिन कट ऑफ था 546.54। 0.03 का जो था डिफरेंस, जिसने मुझे काफ़ी हद तक डीमोटिवेट करा, लेकिन मुझे 2-3 दिन का समय लगा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लर्न टू से नो, मतलब जो आप फालतू चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हैं, जैसे यहाँ वहाँ घूमना और ये सब फालतू की चीज़ें, तो उसको आप अवॉइड करें। डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके पास, और आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि SSC का जो एग्ज़ाम है काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको डिटरमाइंड और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास फेथ होना चाहिए एग्ज़ाम प्रोसेस में, जैसे कि मुझे है अभी, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक न एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। अब मैं आता हूँ मेरी बुक लिस्ट के ऊपर कि क्या जो बुक लिस्ट थी मैंने फॉलो करी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वांट के लिए मैं कहूँगा वो है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स। मतलब इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको मैथ्स कहीं भी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्पेशली जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं वो इस बुक में इतने अच्छे से दी गए हैं कि अगर आप अर्थमेटिक पूरी इस बुक से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स उठाए। अब जैसे टाइम एंड वर्क है, आपने 2 दिन में टाइम एंड वर्क पूरा कर लिया। अब उसको करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये प्रीवियस ईयर की बुक है ना, इसमें जो भी टाइम एंड वर्क के हैं क्वेश्चंस, उनको आप पूरा सॉल्व करें। अब जैसे अगर आप मानिए कि टाइम एंड वर्क के 400 क्वेश्चन है, तो पूरे आपको 400 नहीं करना है, आप उसमें करेंगे 200 क्वेश्चन। अब या तो आप उसमें ऑड का कंसेप्ट लगाएंगे या इवन का कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे या तो आप 1 क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5वें नंबर का करेंगे। अदरवाइज़ आप 2, 4, 6 कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मतलब क्वेश्चन टाइप जो होता है वो तो मोस्टली रिपीट ही होता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएंगे और जो आपका टाइम लगेगा वो भी कम लगेगा। तो क्वांट की मैंने आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई। आपको क्या करना है, इस बुक से पहले आपको चैप्टर पढ़ना है और इस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। इससे ज़्यादा जो एडवांस मैथ्स की है पूरी स्ट्रैटेजी, वो मैं थोड़े दिनों बाद इस चैनल पे लेके आऊँगा। अब आती है जीके की बात। जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लूसेंट से जीके पढ़ सकते हैं। अब जीके पढ़ने का भी क्या तरीका होना चाहिए आपका, कि जैसे आपने हिस्ट्री उठाया, आपने 4 से 5 दिन में हिस्ट्री अच्छे से इस बुक से पढ़ लिया। उसके बाद ये वाली जो है प्रीवियस ईयर वाली, इससे आप पूरी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे वो आप इसमें कंप्लीट करेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा टाइम आप जीके में डिवोट नहीं करेंगे। मैक्सिमम आपको जीके में एक दिन में 2 से 3 घंटे का समय देना रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जीके का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ
जीके ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मेक और ब्रेक वाला कर सकता है। या तो जीके आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या फिर जीके आपको बहुत नीचे ले जाएगा। इसलिए जीके को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और साथ ही आपको करंट अफेयर्स करना रहेगा। करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप मंथली करंट अफेयर्स अगर करना चाहते हैं तो काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में क्या टॉपिक मेरा अच्छा है और क्या टॉपिक मेरा वीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपके वीक रहेंगे उसमें आपको जो ये प्रीवियस ईयर वाली बुक है इससे आप पूरी जो है रीजनिंग, जो भी आपके वीक टॉपिक्स रहेंगे उनकी आप इस बुक से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो यही मेरा आपके लिए रहेगा सजेशन कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इन तीनों में मिला के आपको एटलीस्ट 140 तो स्कोर करना ही रहेगा। और इसमें अगर आप जीके में 20 से 25 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो मतलब अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको रॉ स्कोर 160 टू 165 तो टारगेट करना ही रहेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी जो आपका सीजीएल का जो था 2019 वाला एग्ज़ाम, उसमें यूआर का कट ऑफ था आपका 147 या 148, लेकिन जो 2020 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसीज़ काफ़ी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसलिए आपको रॉ स्कोर एटलीस्ट इतना तो टारगेट करना ही रहेगा। जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो एटलीस्ट 150 से 155 तो टारगेट ही करें। ईडब्ल्यूएस भी सेम 150 से 155 टारगेट करके चलें। और एसटी एससी करीबन 130 से 140 स्कोर तो टारगेट, 130 से 135 स्कोर मान लीजिए, 130 से 135 स्कोर तो आपको टारगेट करना ही रहेगा। अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए जो एक बुक है ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट, वो है नीतू सिंह मैम की प्लेन टू पैरामाउंट। इसमें ग्रामर के आपको 15 चैप्टर्स दिए गए हैं। वो 15 चैप्टर तो आपको अच्छे से करने ही रहेंगे। और उसमें आपको क्या करना है कि हर चैप्टर का आप एटलीस्ट पूरी बुक आपने पढ़ ली, फिर हर चैप्टर का जितनी बार आप रिविज़न कर सकते हैं आप वही करिए। क्योंकि जो टीसीएस रूल्स पूछ रहा है वो इस बुक से बाहर नहीं है। तो ये बुक आपके लिए इंग्लिश की ग्रामर के लिए सफिशिएंट रहेगी। और अगर आपको प्रीवियस ईयर की वोकैब करना है तो ब्लैक बुक सबसे अच्छी बुक है। अगर आप ब्लैक बुक ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको जो प्रीवियस ईयर हैं वोकैबलरी के वो चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएगा। अब जो आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। तो जो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी बुक है वो है किरण की एसएससी इंग्लिश। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के अराउंड 14-15 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो आप पर डे एटलीस्ट 200 क्वेश्चन तो करिए प्री से पहले। तो उससे आपकी इंग्लिश की काफ़ी अच्छी जो है इंग्लिश सॉल्व करने की हैबिट डेवलप होगी। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका टियर 1 का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपको टियर 2 की तैयारी भी करनी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टियर 1 के पहले ही जो ये 151 एसेज वाली बुक है इसको आप पढ़ना शुरू करें, डेली आप एटलीस्ट 3-4 ऐसे पढ़ें, तो उससे क्या होगा जो आपकी रीडिंग हैबिट होगी वो डेवलप होगी। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जो PQRS होते हैं उसमें, जो क्लोज टेस्ट होते हैं उसमें। तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे क्या होगा कि जो आपकी जीके है वो भी अच्छे से तैयार होगी। और इसकी के साथ आपको क्या करना है, जो ये आपकी लेटर वाली बुक है इसको भी अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत जो आर्टिकल्स हैं इसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो उससे सिर्फ आपकी क्या चीज़ होगी डेवलप, जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो अच्छी डेवलप होगी। अब हम देखते हैं कि जो टियर 1 का जो कट ऑफ था 2019 में वो क्या था। अगर आप यूआर कैटेगरी से देखें तो वो था 147, ईडब्ल्यूएस 135, ओबीसी का 135 था, एसटी का 104 और एससी का 115। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि टियर 1 का जो था कट ऑफ 2019 में ये था। और 2020 में जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की उम्मीद रहेगी क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी कम है। अब हम बात करते हैं थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी एब्रप्ट वे में बिहेव करता है। तो उसमें क्या होता है कि कैटेगरी और जो एक्यूरेसी है उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अच्छा ओके, ये तो हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड बताता हूँ जिसमें अगर आप देखें तो रॉ स्कोर था 160, नॉर्मलाइज होके हो गया 205। और अगर आपको 200 से ऊपर स्कोर दिखता है तो आप प्लीज़ शॉक ना हो। ठीक है, यहाँ पे रॉ स्कोर है 156, नॉर्मलाइज होके हो गया 195, मतलब रफली 39 का इंक्रीज़। अब ये अगर आप देखें
तो एसएससी सीजीएल 2019 में नॉर्मलाइजेशन ने शिफ्ट वाइज किस तरीके से बिहेव करा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप रॉ स्कोर देखें तो उसमें कितना वेरिएशन है आपको देखने को मिलेगा। 152 से 122 मतलब रफली 30 मार्क्स का वेरिएशन है, फिर 16 मार्क्स का वेरिएशन है, फिर 12, फिर 11, फिर 12। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो हाईएस्ट है वो 152 गया है और जो लोएस्ट है वो 116 गया है। मतलब रफली आप देखें कि इसमें आपको 36 मार्क्स का जो वेरिएशन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर देखते हैं तो इसमें आपका जो वेरिएशन रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आई कि नॉर्मलाइजेशन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब एसएससी ने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखें 163, 157 ये भी आपका एक काफ़ी हद तक इसमें भी है डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 6 मार्क्स का है डिफरेंस, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 163 से 155 टोटल डिफरेंस 8 मार्क का है, और यहाँ पे 153 मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस भी है। मतलब नॉर्मलाइजेशन भी एसएससी अगर चाहे तो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन वो भी इन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो एवरेज इंक्रीमेंट अगर आप देखते हैं इसमें तो 11 मार्क्स का, 34 मार्क्स का, जो हाईएस्ट है 40 मार्क्स का भी हुआ है, 39, 34, 26, 15। तो इस तरीके से क्या हुआ है, काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। मतलब नो नॉर्मलाइजेशन इज़ गुड देन नो नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो इनका स्कोर है 144, इंक्रीज़ होके हो गया 149, मतलब मॉडरेट शिफ्ट रही होगी एग्ज़ाम की। यहाँ पे 141 से 162 हो गया स्कोर। जीए में स्कोर देखिए 1.5 स्कोर है इनका, मतलब जीए या तो कितनी टफ आई होगी या फिर इन्होंने जीए की बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी। यहाँ पे 104 से स्कोर इनका हो गया है 145, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें 159 था इनका स्कोर, हो गया है 203। 161 से स्कोर हो गया है 201, ठीक है। अब आप इनका स्कोर कार्ड देखें, रीजनिंग 42, जीके में 33, पॉइंट में 43, काफ़ी अच्छा स्कोर है, इंग्लिश में भी 43। 103 से 145 हो गया है इनका स्कोर। अब ये आप एक मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं कि जैसे अगर आप इसमें आप देखें तो ये है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो होती है सैलरी स्लिप, जिसमें अगर आप देखते हैं तो ये है इनका पे बैंड 44,900, जिसमें जो इनकी ग्रॉस सैलरी हो रही है वो है 89,000 और जो इन हैंड सैलरी है वो है आपकी 76,429। मतलब ये एज अ मोटिवेशन आप ले सकते हैं कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी सीजीएल में अगर आपकी जॉब लग जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, तो आपको मोर देन 70,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ। अब ये है आपकी जो सैलरी है टैक्स असिस्टेंट की, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, उसकी सैलरी भी आपकी 30,000 से ऊपर की होती है, 32,577। जो टोटल जो आपका एचआर है वो है आपका 4,000, डीए है आपका 4,300। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई मेरी कि क्या बुक लिस्ट 3 मेरी क्या फॉलो करा मैंने। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।